नया IBN 7 हौसला है। दिल्ली की जनता को बिजली चाहिए, दिल्ली की जनता को साफ पानी चाहिए, दिल्ली की जनता को सड़क पर ट्रैफिक नहीं चाहिए। लेकिन दिल्ली तो सियासी जंग का अखाड़ा बना हुआ है। यहां हर रोज एक नया मोर्चा खुल रहा है। अब केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच एक नई लड़ाई छिड़ती दिखाई दे रही है। यह लड़ाई एंटी करप्शन ब्यूरो पर अधिकारों को लेकर है। सवाल यह है कि आखिर एंटी करप्शन ब्यूरो है किसका? केजरीवाल सरकार ने एसीबी में बिहार से कुछ अफसरों को डेपुटेशन पर बुलाकर तैनाती कर दी, तो कई गैर बीजेपी शासित राज्यों से भी अफसरों को दिल्ली बुलाने पर उनकी बातचीत चल रही है। यानी ये जंग शुरू हो चुकी है और इस तमाम ट्रांसफर्स पर उपराज्यपाल ने साफ कह दिया है कि उनकी मर्जी के बगैर, उनको बताए बगैर ये ट्रांसफर्स किए गए हैं। पहले ये रिपोर्ट और फिर इस पर बहस। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती क्या है? संविधान को वो नहीं मानेंगे, कोर्ट के ऑर्डर को वो नहीं मानेंगे, एक्ट को वो नहीं मानेंगे, बोलेंगे हम चलाएंगे। कल को वो कहेंगे व्हाइट हाउस भी एलजी साहब चला लें। परसों से सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी बराक ओबामा साहब जो हैं वो भी एलजी साहब को रिपोर्ट करें। एसीबी के बीसी में उलझी दिल्ली, 6 अधिकारियों पर छिड़ी अधिकारों की जंग। विवादों की राजधानी में नए मुद्दे की एंट्री। इधर केजरीवाल सरकार ने बिहार से उधार के अफसर लिए, उधर मुफ्त का विवाद साथ मिल गया। जैसे ही ये खबर बाहर आई कि दिल्ली सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो के लिए बिहार काडर के एक डीसीपी और 5 इंस्पेक्टर की नियुक्ति की है, उपराज्यपाल नजीब जंग का दफ्तर सक्रिय हो गया। जंग की तरफ से बयान जारी हुआ। एसीबी के एक पुलिस स्टेशन होने के नाते वो उपराज्यपाल के ही अधिकार और नियंत्रण में आता है। इस स्थिति को गृह मंत्रालय के 21 मई के नोटिफिकेशन के जरिए भी साफ कर दिया गया है। एलजी दफ्तर को दिल्ली पुलिस के बाहर से एसीबी में अफसर नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। जब भी एलजी के पास सतर्कता विभाग से औपचारिक प्रस्ताव आएगा, इस मामले को पूरी तरह से जांचा परखा जाएगा। अगर उसका अधीन नहीं आता तो नहीं कर सकते हैं, अगर उसका अधीन आता तो कर सकते हैं। वो आपका कानूनी व्यवस्था जो है वो तो हम लोग इसमें हर दिन का चीज का हम हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन जो प्रावधान में जो है उसके हिसाब से होगा। मुझे लगता है कि रोज सुबह उनके पास केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से फोन आते हैं, उसके बाद से उनको निर्देश दिए जाते हैं कि आज आप ये काम करोगे, तो वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। सूत्रों के मुताबिक एसीबी में बिहार पुलिस के अफसरों को लाने का फैसला 2 महीने पुराना है। हालांकि इन अफसरों ने करीब 10 दिन पहले ही ड्यूटी ज्वाइन की है। आप एक तरह का दोबारा से कन्फ्रंटेशन खड़ा करने का काम आप कर रहे हैं। अगर आप इस तरह से उल्लंघन करेंगे, अगर आप कानून तोड़ेंगे, अगर आप कायदे कानून नहीं मानेंगे, तो जनता भी उसी रास्ते पर चलेगी। तो क्या अनार्की पैदा करना चाहते हैं आप? शायद ये लड़ाई यही खत्म होने वाली नहीं है। सूत्रों की माने तो दिल्ली सरकार पश्चिम बंगाल से 15, यूपी से 15 और उत्तराखंड से 4 इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के अधिकारी मांग रही है। सूत्रों का यह भी कहना है कि हो सकता है कि 15 से 20 दिन के अंदर इन अधिकारियों की नियुक्ति एसीबी में हो जाए। यानी केजरीवाल बनाम जंग की इस लड़ाई में अब नया मोर्चा खुल चुका है। कैमरामैन कमल देव के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। और आज का हमारा सवाल भी इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है कि क्या बिजली पानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए हर रोज नए विवाद खड़ रही है एपी की सरकार, आपकी सरकार? अगर आपको लगता है हाँ, तो IBN 7 स्पेस देकर वाई लिखिए और ना के लिए IBN 7 स्पेस देकर एन लिखिए। आपके जवाब हमको हमारे नंबर 51818 पर भेजें। इस डिबेट के लास्ट में आपके नतीजे भी आप तक पहुंचाए जाएंगे। कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय कराता हूं। मेरे साथ स्टूडियो में है आम आदमी पार्टी के युवा चेहरे और प्रवक्ता राघव चड्ढा, जो आज समझाएंगे कि आखिरकार क्यों एसीबी को लेकर अब नया विवाद खड़ा किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा साहब मेरे साथ हैं, डॉक्टर संबित पात्रा, जो सरकारी पक्ष का जवाब देंगे, सरकारी पक्ष की दलीलें देंगे। हारून यूसुफ साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ है, दिल्ली का जाना माना चेहरा, और दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके उमेश सहगल साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप चारों का स्वागत है। राघव, पहला सवाल आप ही से, क्यों कंट्रोवर्सी? क्या जरूरत था कि एलजी को बताए बगैर ये 6 पोस्टिंग्स कर ली जाए? उनको इन्फॉर्म कर देते आप?
देखिए, जब जब आम आदमी पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने की कोशिश करी या भ्रष्टाचार विरोधी संस्था को ताकत देने की कोशिश करी है, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार या कांग्रेस की सरकार हो, उन्होंने हम पे कई प्रकार की पाबंदियां लगाने की कोशिश करी, अधिकार क्षेत्र कम करने की कोशिश करी और अभी भी वही किया जा रहा है। एक राज्य सरकार, बिहार सरकार अवसर देने के लिए तैयार है, दिल्ली राज्य सरकार अवसर लेने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी जो दोनों राज्यों में राजनीतिक बेरोजगारी से सफर कर रही है, उसे इस प्रकार की कंट्रोवर्सीज को जन्म नहीं देना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आज कोई पहली बारी इस प्रकार के अफसर दिल्ली सरकार में या दिल्ली सरकार की किसी भी संस्था में नहीं आ रहे हैं। पिछली कई सालों से आर्मी के अफसर भर्ती करे गए हैं, अंडमान पुलिस के अफसर भर्ती करे गए हैं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स के अफसर भर्ती करे गए हैं। तो ये बवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है, कौन इसे कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल बहुत सीधा सा था, एलजी को बता देते, आप 6 के बदले 60 ले आइए, आप एलजी को इन्फॉर्म कर दीजिए। देखिए, एलजी साहब को हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ना चाहिए, एलजी साहब को संविधान भी पढ़ना चाहिए, वो जानकार भी हैं, एनसीटी एक्ट पढ़नी चाहिए, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स पढ़ने चाहिए। तमाम तरीके की अपॉइंटमेंट्स कांग्रेस के शासन में भी हो रही थी, अभी भी हो रही हैं। एलजी साहब कि कहां पे इसमें अथॉरिटी आती है कि वे बताएंगे कि किस अफसर को लगाना है, कहां पे लगाना है, कैसे लगाना है। और यदि उनको किसी प्रकार की आपत्ति है तो मुख्यमंत्री के दफ्तर में अपनी चिट्ठी भेजें, उसका जवाब उन्हें दे दिया जाएगा। आज मुझे यह बताइए, एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार, उसके मुख्यमंत्री अपने अफसर नहीं नियुक्त कर सकते, एक भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है उसे मजबूत नहीं कर सकते बिना बात के। और एक आखिरी चीज मैं जोड़ दूं, देखिए आपको एक एनालॉजी से समझाता हूं। जब आप चूहेदानी खरीदते हैं तो शेर को डर नहीं लगता, चूहों का डर लगता है। यानी कि जब आप भ्रष्टाचार विरोधी संस्था को मजबूत करते हैं तो भ्रष्टाचारियों को डर लगता है, ईमानदार इंसान को डर नहीं लगता। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से जानती है कि इनकी भ्रष्टाचार की दुकानें बंद होगी, इसीलिए घबरा रहे हैं, इसीलिए बौखला रहे हैं, इसीलिए कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं। एलजी जबरदस्ती मामले का तूल दे रहे हैं। बिल्कुल मैं जवाब देता हूं। मैं जवाब, वो जो चूहा और शेर की कहानी से मुझे याद आया कि कल एक मुख्य चैनल ये दिखा रही थी कि जिन लोगों को इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, वो लोग कह रहे हमने नहीं दिया बाबा, हमारे पास तो 2 करोड़ थे ही नहीं। इन्हीं के जो एक सेकंड, इन्हीं के जो लोग थे उन्होंने अपने 2 करोड़ रुपए डाले हैं, एक शिफ्ट करके ब्लैक मनी को व्हाइट किया है। खैर, साहब झूठ बोल रहे हैं। देखिए, मैं आपको राघव, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। राघव, इस प्रकार से डिबेट, राघव इस प्रकार डिबेट नहीं हो सकता है। आप शांत हो जाइए, आपके बारे में आप बोलिएगा। देखिए, आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मैगी का मुद्दा भी चल रहा है। मैं भी सोच रहा था मैगी और आम आदमी पार्टी में ज्यादा फर्क नहीं है, वह भी बहुत जटिल है, यह भी बहुत जटिल है। टेस्टी तो मैगी भी है, मगर घातक कितनी है आप देखिए, अंदर घुसिएगा तो मालूम पड़ेगा। इतना घातक था कि किस प्रकार से लोगों को वो बहला फुसला कर इस प्रकार का जहर खिला रहा था। ये आम आदमी पार्टी बिल्कुल मैगी पार्टी है। और अब टेक्निकलिटीज पे आते हैं। देखिए, अगर ये एलजी को चिट्ठी लिख कर देते, एलजी उसका इनकार कर देते कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, मैं इसको होम मिनिस्ट्री में फॉरवर्ड नहीं करूंगा, तो आप जरूर इसको बवाल खड़ा करते। मगर आपने पहले स्टेप में ही वो काम नहीं किया जो संविधान चाहती है। दूसरा, कहां कहती है? नहीं संविधान, एक मिनट आपने कहा राघव चड्डा, प्लीज स्पीक व्हेन यू आर आस्क्ड टू स्पीक, डोंट इंटरप्ट। देखिए, आपने संविधान की, आपने संविधान के बारे में कहा, संविधान कहां कहता है? होइए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अब आप झूठ थोड़ी बोलेंगे चैनल पर, आप बताइए संविधान कहां कहता है? याद रखिए, राघव चड्डा, सारी सच की ठेकेदारी आम आदमी पार्टी ने नहीं ली हुई है। अरे भाई साहब, संविधान आप लोगों ने कर लिया है और बाकी सब लोग मूर्ख हैं। इस प्रकार का अहंकार आप मत दिखाइए, आप शांति से बैठिए। संविधान के समय पे आप बोलिएगा, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा था। इतना कर्टसी एक यंग आदमी होने के नाते आप रखिए। अरे सर, कभी आपको इंटरप्ट नहीं कर, आप संविधान की बात कर रहे हैं। This way we cannot conduct a debate where you do not allow others to speak. I expect a minimum level of courtesy from you. I can also speak in English. No. Which article of the Indian Constitution आप मेरे से ज्यादा इंग्लिश बोल सकते हैं राघव, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप मेरे से ज्यादा इंग्लिश बोल सकते हैं। मैं तो गरीब परिवार से आता हूँ, आप तो अमीर घर के शहजादे हैं। मैं तो उड़ीसा से आया हूँ, आप दिल्ली के आदमी हैं। आप मेरे से ज्यादा अंग्रेजी बोल सकते हैं। इसलिए कृपया करके आप अपनी अंग्रेजी और हिंदी थोड़ी देर के लिए बंद रखिए, मुझे अपना विषय पूरा रखने दीजिए, उसके बाद आप अपने अंग्रेजी। मेरे पास 2 लोग और हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते। धर्म का कार्ड, गरीबी का कार्ड सब खेल जाते हैं। सुनिए, दूसरी बात है, देखिए आपने भी इमोशनल कार्ड खेला था अभी। नहीं, सारे कार्ड इन्हीं को खेलने चाहिए, कोई दूसरा कार्ड कोई खेल ले तो इनसे बचता नहीं है। सारे कार्ड इन्हीं को खेलने चाहिए, सबके बीच में ये बोलने चाहिए। आप भी तो इमोशनल कार्ड खेल रहे थे। देखिए सुमित, एक कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है
जो सिविल सर्वेंट्स होता है, पोस्टिंग होती है, वो कैडर के अंतर्गत होता है। आज तक आप बताइए, आम आदमी पार्टी कहती है हम तख्ता पलट कर रहे हैं, हम डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। 37 स्टेट्स है इस देश में। आप बताइए किसी और स्टेट ने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनको काम करने, यूनियन टेरिटरीज वगैरह को मिला के आप देखिए। और दिल्ली एकमात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी नहीं है जहां पर की विधानसभा है, बाकी यूनियन टेरिटरीज भी ऐसी है जिसमें विधानसभा है। क्या आज तक किसी ने ऐसा कुछ कहा कि हम तख्ता पलट कर रहे हैं या हम डिक्टेटरशिप कर रहे हैं? केवल ये आम आदमी पार्टी ऐसा क्यों कह रही है? बहुत क्लियर है, आम आदमी पार्टी को गवर्नेंस का रंग नहीं चाहिए, उसे जंग ही जंग चाहिए। कहीं अगर इस जंग से बाहर निकल आए तो जनता पूछेगी कि गवर्नेंस कहां है। डॉक्टर बात्रा, एक मिनट, मैं अपने दो पैनलिस्ट के पास जाना चाहूंगा। हारून यूसुफ, क्या आम आदमी पार्टी का यह तरीका जायज था? आप लोगों ने भी सरकारें चलाई हैं, क्या बगैर एलजी को इन्फॉर्म किए आपका मुख्यमंत्री शीला दीक्षित सीधे अपने यहां डेपुटेशन पे अधिकारी बुला लेती थी? सुमित जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक दरखास्त करना चाहूंगा जी। आम आदमी पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता को आप हम जैसे छोटे नेताओं के सामने बुला लेते हैं। वो वेटरन बन चुके हैं अब और किसी को बोलने नहीं देते। आज जो नया एक विवाद छेड़ा है, ऐसा लगता है भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए खाली आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार में किसको फांसी चढ़ाई, हम सबसे पहले आगे होंगे फांसी का फंदा देने में। लेकिन जो असली मुद्दे हैं दिल्ली के, आज लोग त्राई कर रहे हैं, झाग वाला गंदा पानी पी रहे हैं, आज बिजली की जो हालत है, ये बैकडोर से क्या काम करते हैं कि जो चोरी की है जिन्होंने बिजली की, उन्हें 70% की छूट दे दो। तो जो ईमानदार देने वाला है उसका कोई सवाल नहीं है। आज दिल्ली के अंदर पेंशन के लिए, ओल्ड एज पेंशन के लिए बुजुर्ग बेवाएं धक्के खाते फिर रहे हैं। राशन के दफ्तरों में जो बुरा हाल है, तो इन्होंने एक मंत्र पकड़ा है कि भ्रष्टाचार की बात करो और अपने आप को बेचारा दिखाओ। ये बेचारे बन के देश का ऐसा लगता है कि ये तमाम इश्यूज में उठा चुका हूं। मैंने आपसे सवाल दूसरा किया था, क्या शीला दीक्षित बगैर एलजी को बताया अधिकारियों की अपॉइंटमेंट करती थी? क्या ये जायज है जो बात आज राघव चड्ढा यहां बैठ के बोल रहे हैं? कभी नहीं। देखिए, राघव जी तो बहुत सीनियर आदमी है, मैं तो उतना जानकारी नहीं रखता, लेकिन शीला जी जब 15 साल मुख्यमंत्री रही, बहुत बार ऐसे मौके आए कि मतभेद भी हुए, लेकिन वो मतभेद सड़कों पर नहीं आए और उनको सुलझा लिया गया। एनडीए की सरकार भी थी केंद्र के अंदर और हमारी खुद की सरकार थी, हमको भी होम मिनिस्टर के पास जाना पड़ता था। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अगर किसी चीज पे एग्री नहीं करते थे तो हम क्रिएट कर रहे हैं, वजूहत देके वो हम करना चाहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस क्रिएट कर रहे हैं। एक राज्य सरकार अपने अफसर दे रही है, दूसरी राज्य सरकार अपने उनके अफसर ले रही है, परंतु बीजेपी और कांग्रेस को बड़ी आपत्ति है। इस पे मैं आ रहा हूं, एक मिनट एक एक करके चलते हैं। पहले तो देखिए, कांग्रेस के हमारे जो मित्र पैनल पर, उन पे मैं क्या कहूं। देखिए, जनता ने, जैसा प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही कहा था चुनावी रैली में, कि जनता को जो व्यक्ति लगता है, जो काम कर सकता है, उसको उतनी सीटें देती है। हमें 67 सीटें दी, इन बेचारों को 0 सीटें दी, तो अब वो क्या करें? अब बेचारे सत्ता में भी नहीं है, विधानसभा में भी नहीं है, तो इस प्रकार की बयानबाजी ही करेंगे और लगता है जो अनुभव इन्होंने इतने सालों में बटोरा था वो भी धीरे धीरे करके भूलते जा रहे हैं। अब अजय माकन जी ने क्या कहा? अजय माकन जी, शीला दीक्षित जी, सबके बयान उठा के देख लीजिए। उन सब ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास अथॉरिटी है अफसर नियुक्त करने की, मुख्यमंत्री के पास ही अथॉरिटी होनी भी चाहिए। पिछले 15 सालों में भी ऐसा हुआ। तो कांग्रेस के अंदर इतनी विचारधाराएं हैं, सब अलग अलग बयान देते हैं, अलग अलग दलीलें देते हैं, तो कांग्रेस की बातों का जवाब देना मैं समझता हूं उचित नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक आप लोग आज बात कर रहे हैं, आपने अपने शुरुआती पैकेज में भी चलाया कि बिजली का क्या हो रहा है, पानी का क्या हो रहा है। सुमित जी, मैं चाहता हूं आप इस पे बहस करिए, ओल्ड एज पेंशन पे बहस करिए, मैं बताऊंगा मेरी सरकार ने क्या किया है। बिजली पे करिए, बताऊंगा कैसे बिजली पे कैसे कर रहे हैं, पानी पे क्या क्या करा, कैसे टैंकर माफिया खत्म हो रहा है दिल्ली में, कैसे 700 लीटर पानी फ्री दिया है, कैसे बवाना का जो प्लांट इतने सालों से बनता वो शुरू किया, कैसे हरियाणा से पानी नहीं मिलता था, आपको याद है, इतना बड़ा विवाद है, आज हरियाणा से पानी मिलने लग गया है। इस प्रकार की कई डेवलपमेंट्स हुई हैं। हम सारे सरकार नहीं, हमने वो तो हाईकोर्ट का ऑर्डर था, हमने उसको इंप्लीमेंट कराया, हमने लगातार दलीलें दी। नहीं, हाईकोर्ट का ऑर्डर आज हमारी सरकार में थोड़ी, हाईकोर्ट का ऑर्डर भी बहुत पुराना है, परंतु पुरानी दिल्ली की सरकारें और एलजी साहब उसे इंप्लीमेंट नहीं करा पाए, हमने इंप्लीमेंट कराया, हम गवर्नेंस कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं गवर्नेंस पे भी हमारे यहां एक डिबेट हो, परंतु बीजेपी और कांग्रेस और इनके जो अध्यक्ष रोज बाइट दे देते हैं कि जी एलजी ये कह रहे हैं, सीएम ने ये कर दिया, बवाल हो गया, गवर्नेंस नहीं हो रही, इस प्रकार की छोटी सी बात है। उमेश सहगल साहब, ना पेंट करी जाए। सहगल साहब,
अगर एलजी साहब को इन्फॉर्म कर दिया होता, बता दिया होता कि हम 6 अधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हैं, तो शायद आज इस डिबेट की जरूरत ही नहीं पड़ती और हम पानी बिजली पर बहस कर रहे होते। क्या पता बता ही दिया हो। देखिए, इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो रिक्रूटमेंट रूल्स का एस्पेक्ट है और दूसरा लीगल एस्पेक्ट है। रिक्रूटमेंट रूल जो होते हैं, जिस तरह डीएसपी की जो पोस्ट है, ये यहाँ कार्डर पोस्ट है जो कि होम मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है। रिक्रूटमेंट रूल जो इंस्पेक्टर्स एंड सब इंस्पेक्टर्स के हैं, वो ये है कि इतनी परसेंटेज इसकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, इतनी इसकी प्रमोशन होगी, इसमें डेप्यूटेशन का कोई प्रोविजन नहीं है। सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है, इतनी हेड कांस्टेबल से प्रमोशन होगी, इतनी आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, उसमें भी डेप्यूटेशन का कोई स्कोप नहीं है। अगर आपने रिक्रूटमेंट रूल्स को ब्रेक करना हो तो जो रिक्रूटमेंट रूल्स अथॉरिटी अप्रूव करती है, इस केस में यूपीएससी की आपको कंकरेंस लेनी पड़ती है, तो उस अथॉरिटी से आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है कि हम इसमें एक्सेप्शन करना चाहते हैं। आपने ऐसा नहीं किया तो एक आपने नियमित एक उल्लंघन किया। अब लीगल एस्पेक्ट ले लीजिए। मैं इसमें संविधान वगैरह में आर्गूमेंट में इन स्लोगन से नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं आपको एक सिंपल चीज ये बताता हूं कि दिल्ली का अगर आप सेक्शन 3 पढ़ें दिल्ली पुलिस एक्ट का, उसमें लिखा है कि दिल्ली में 1 पुलिस फोर्स होगी, 2 पुलिस फोर्स नहीं है। कि ये नहीं है कि दिल्ली पुलिस फोर्स है और एक आपकी एंटी करप्शन ब्यूरो है। एंटी करप्शन ब्यूरो भी दिल्ली पुलिस का पार्ट है और दिल्ली पुलिस बड़ा क्लियर है कि ये पार्लियामेंट का एक्ट है और उसमें एलजी की को जनरल सुपरिंटेंडेंस सारी पुलिस फोर्सेज की दी गई है। जब जनरल सुपरिंटेंडेंस लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है तो ये सारे मामले कि किसको कौन सी लीगल अथॉरिटी दी जानी चाहिए, किसको थाना बनाया जाना चाहिए, हालांकि कमिश्नर बनाते हैं, थाने बनाया जाना चाहिए, ये जनरल सुपरिंटेंडेंस एलजी की इसके ऊपर चलती है। अब ये एक लीगलित्व है, पहले मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू बताया था। अब आप देखिए जो आपके इसमें नोटिफिकेशन आई हैं, चाहे आप ट्रांजैक्शन और बिजनेस रूल ले लीजिए, चाहे 97 के 98 का ऑर्डर ले लीजिए, चाहे रिसेंट ऑर्डर लीजिए, किसी भी ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने स्टे नहीं किया। हाई कोर्ट ने कि सिंगल जज ने ये जरूर डिसाइड किया है कि जो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल है वो भी एंटी करप्शन ब्यूरो के तहत आता है, क्योंकि वो भी एलजी के अंडर काम करता है। उन्होंने भी एलजी का नाम लिया। और जब हम दिल्ली गवर्नमेंट की बात करते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के मुखिया लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और इलेक्टेड गवर्नमेंट भी उसका पार्ट है। इनकी अपने अपने दायरे बटे हुए हैं, उन दायरों के अंदर अंदर दोनों एक्टिवेट करेंगे। मैं पहले इसको खत्म कर दूं, इससे आप जवाब देते रहिएगा। इसमें मेरा ये मानना भी है, मेरा ये विश्वास भी है कि जो आपके व्यूअर्स ये जो शो देख रहे हैं वे हमारी बात से या उमेश जी की बात से या किसी और की बात से इत्तेफाक रखे ना रखे, जो आज इस बारी हाईकोर्ट ने कहा 25 मई के जजमेंट में, उससे जरूर इत्तेफाक रखेंगे, उसे जरूर मानेंगे। और वो साफ तौर पे बताया कि जो एंटी करप्शन ब्रांच है वो दिल्ली सरकार के अधीन है, दिल्ली सरकार का उसके ऊपर पूरा पूरा हक है। और यदि दिल्ली की टेरिटरी में कोई भ्रष्टाचार की एक्टिविटी होती है जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत आती है, उस पर एंटी करप्शन ब्रांच जो दिल्ली सरकार के अधीन है वो एक्शन ले सकता है। आप जजमेंट उठाकर पढ़ लीजिए, जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरा रीड करा और सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक पैराग्राफ को उसके दरकिनार करा और बाकी जजमेंट को सही माना। पहली चीज। दूसरी चीज, आज इसके राजनीतिक पहलू समझते हैं कि ये क्यों हो रहा है। आज हमारी बिजली पे हमने काम करा, पानी पे काम करा, शिक्षा पे काम करा, हर प्रकार के काम कर रहे हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को रोज कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी करनी है और एक राजनीतिक विकल्प जो आम आदमी पार्टी के रूप में उभर कर आ रहा है उसको चलने नहीं देना। आज कोई पहली बारी थोड़ी अफसर लाए जा रहे हैं, मैंने आपको बताया पिछली बार दिल्ली पुलिस के पास खुद व्यक्ति नहीं है, खुद उनकी शॉर्टेज चल रही है मैन पावर की। और आज हम अगर कहीं किसी और राज्य सरकार से लोग ले रहे हैं जो राज्य सरकार देने के लिए रेडी है, यहां हम लेने के लिए रेडी है। बीजेपी को किस प्रकार की परेशानियां होने लग गई, वो क्यों इतनी बोलिए। देखिए, नंबर 1, कुल मिला के केस इतना है जो कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि करप्शन को मिटाना है और बीजेपी जो है करप्शन को मिटाने नहीं दे रही है। मैं तो आम आदमी पार्टी से सीधे सीधे ये सवाल पूछता हूं, आपके नाक के नीचे शकुंतला गैमलिन इतने पैसे के घपले करते रही, आज तक शकुंतला गैमलिन के खिलाफ एक एफआईआर क्यों नहीं हुआ है? आज शकुंतला गैमलिन, उनके खिलाफ इंक्वायरी होना चाहिए था और उनको पदच्युत करके जेल के अंदर रखना चाहिए था, वो आपके अधिकार में था। इसमें कोई बीजेपी या कोई एलजी कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है, आपके पास 375 पेज के ऐसे एविडेंस थे जो कि आपने ब्लैक बॉक्स में बंद करके शीला दीक्षित जी के लिए रखा था। आज आपकी सरकार आई, तुरंत शीला दीक्षित जी जेल के पीछे होनी चाहिए थी, मगर आज वो मुक्त घूम रहे हैं। आपने मुकेश अंबानी के खिलाफ तमाम चीज इकट्ठे करके एफआईआर दर्ज किया था। मुकेश अंबानी कितनी बार दिल्ली आते हैं और आपने आज तक मुकेश अंबानी को एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके, आप जवाब दे दीजिएगा, पहले सुन लीजिए, आपने कितनी बार कोशिश की कि मुकेश अंबानी को गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेजा जाए? इनमें से कुछ भी आपने नहीं किया। आपने केवल पोस्चरिंग की कि हमें
हमें गिरफ्तार करना है, हमें गिरफ्तार करना है। एक गिरफ्तारी नहीं हुई। दूसरा, आपने किस प्रकार से जवाब सुन लीजिए, मुझे वाइंड अप भी करना है। सुनिए ना, संबित जवाब सुन लीजिए, वाइंड अप भी करना है। मैं आज आपको बताता हूं कि संबित पात्रा या तो सुबह उठ के अखबार नहीं पढ़ते हैं या वो रेगुलरली IBN 7 न्यूज चैनल नहीं देखते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि रियलिटी क्या है। एंटी करप्शन सुन लीजिए, अब सभ्यता से बहस करते हैं। अब हमें अपॉर्चुनिटी मिली है बोलने की, सुन लीजिए, अब सभ्यता से बात करते रुक जाइए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपने तमाम सवाल दाग दिए। संबित सुन लीजिए, संबित सुन लीजिए, मुझे वाइंड अप करना है। नहीं, मैं तीनों मुद्दे पे आपको बता रहा हूं। यदि संबित पात्रा सुबह उठकर अखबार पढ़ना शुरू करें तो उन्हें इस बात की जानकारी होगी कि एंटी करप्शन ब्रांच ने जो शीला दीक्षित जी के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी उस पर कार्रवाई चल रही है, डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन हो रहे हैं, तमाम तरीके की पूछताछ चल रही है। पहली चीज, मुकेश अंबानी जी का इन्होंने नाम लिया, उस पर FIR हमने करी थी। उनकी कंपनी के जो टॉप ऑफिसर्स हैं उन सबको दिल्ली बुलाकर जांच कम से कम 3 बारी तो हो ही चुकी है, जो मेरी जानकारी में, जो मैं अखबार पढ़ के जानी। और तीसरी और आखिरी चीज, शकुंतला गैमलिन जी पे आपने पूछा, पावर मिनिस्टर का नोट था अभी कि तक शी इज अंडर अ क्लाउड ऑफ सस्पेंशन। पावर मिनिस्टर उसको संदेह के घेरे में लेते हैं, संदेह के घेरे में लेते हैं, उस पे कार्रवाई तीनों सवालों का जवाब दे दिया, तीनों पे कार्रवाई हो रही है। संबित पात्रा, राघव चड्ढा, अखबार पढ़ना शुरू कर जाए, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। मैं अगली बार से आप 2 ही लोगों को बुलाया करूंगा। नहीं, आम आदमी पार्टी के लोग ही, संबित पात्रा, राघव चड्ढा, माफी के साथ वक्त कमी है मेरे पास। आप इस डिबेट को मुझे यहाँ खत्म करना होगा, मुझे डिबेट नंबर 2 भी शुरू करना है, वो पैनल भी मुझे मेरे लिए वेट कर रहा है। थैंक यू सो मच। लेकिन संबित मेरे साथ रहेंगे अगले डिबेट में भी। आज का हमारा सवाल भी यही था कि क्या बिजली पानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए नया विवाद खड़ा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा। हमें हजारों की संख्या में जवाब मिले हैं, 81% लोगों ने हाँ में जवाब दिए हैं, 19 ने ना बोला है। ये फिगर्स हैं IBN 7 के दर्शक वर्ग के, जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े थे, जो हमारे चैनल को देख रहे थे। उनको लगता है कि मोटे तौर पर जो मूलभूत समस्याएं हैं बिजली पानी की, उनसे कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश है इन नए विवादों को खड़ा कर।